नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। लेकिन रूस और यूक्रेन का जिक्र करें उससे पहले आपको दिल्ली ले चलते हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। हुआ है ऐसा हम मानते हैं और इसके लिए भी हम जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरा विषय रहा चारों पांच राज्यों में वो विकास का रहा और विकास में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कनेक्टिविटी, इसके साथ साथ हाईवेज, एयरपोर्ट्स, तो ये सब मिलाकर के अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, आज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बने हैं। अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशन की, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 यूनिवर्सिटीज, 78 डिग्री कॉलेजेस, 28 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 59 मेडिकल कॉलेजेस और प्रैक्टिकली सभी स्टेट्स में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। उत्तर प्रदेश में 2, यहाँ उत्तराखंड में 1, उसी तरीके से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक गोवा में और मणिपुर में हॉस्पिटल का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का डेवलपमेंट इस तरीके से देखने को मिला। और अगर हम गोवा की बात करें तो संपूर्ण आत्मनिर्भर गोवा, संपूर्ण विकास के दृष्टि से इसका एक बहुत बड़ा महत्व रहा। 10 साल के अंदर जो वहाँ विकास हुआ, आज गोवा की तस्वीर बदली हुई है। कनेक्टिविटी की दृष्टि से देखें, ओवर ब्रिजेस, अंडर ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, एक उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। और स्वयं संपूर्ण गोवा जो विषय था वो विषय भी बहुत अधिक रूप में वहाँ पर कारगर हुआ है। उत्तराखंड की बात करें तो 12,000 करोड़ रुपए खर्च करके 4 धाम की सड़क, ऑल वेदर रोड और टूरिज्म को डेवलप करना, प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष करके उत्तराखंड के प्रति अगला 10 साल उत्तराखंड का है, इसका अपील और लोगों का उसमें उसका रिस्पांस, और उसी तरीके से सौंदर्यीकरण का विषय, बाकी सारे विषय, और एम्प्लॉयमेंट के दृष्टि से भी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम हुआ है उसका भी यूथ का अच्छा रिस्पांस आया है, ये हमको देखने को मिला है। तो हम ये महसूस करते हैं कि चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी मेजॉरिटी के साथ लोग फिर से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर वॉज ए स्टेट ऑफ ब्लॉकेड्स, मणिपुर वॉज ए स्टेट ऑफ इंसर्जेंसी, मणिपुर वॉज अ स्टेट ऑफ टर्मोइल। वहाँ हमेशा ही बंद, ब्लॉकेड्स और इंसर्जेंसी का काम, तकलीफ का काम था। 5 साल में कोई ब्लॉकेड नहीं हुआ, डेवलपमेंट पूर्णतः हुआ, कनेक्टिविटी रोड का काम पूरी जोर शोर से चल रहा है, रेलवे लाइन इम्फाल पहुंच रही है, इसका भी प्रयास चला हुआ है और उसको तीव्र गति से किया जा रहा है। तो हर दृष्टि से देखा जाए तो एक वहाँ पर, और वहाँ का बहुत ही सकारात्मक स्पष्ट रूप में लोग भारतीय जनता पार्टी को सरकार में ला रहे हैं। जहाँ तक पंजाब का सवाल है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा अमरिंदर सिंह जी और ढींसा साहब के साथ समझौता होते हुए हम चुनाव में गए। पहली बार मौका हमें मिला कि 65+ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गई है और बहुत ही सकारात्मक हमको वहाँ पर रिस्पांस मिला है। और हम वहाँ पर, जिसको कहते हैं मोर देन एक्सपेक्टेशन, हम अच्छा नतीजा वहाँ लाएंगे, इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। ये कुल मिलाकर के चीज़ें देखने में आई। पंजाब का जहाँ तक बात करें तो चाहे वो करतारपुर कॉरिडोर हो, मोदी जी के द्वारा उसको जो 1947 से नहीं किया गया था, उसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये GST लंगर को फ्री करना गुरुद्वारे में, उसी तरीके से अगर हम बात करें तो FCRA का रजिस्ट्रेशन देना हर मंदिर साहब को, उसी तरीके से जो ब्लैक लिस्ट किए गए लोग थे 314 लोग, उनको डिलिस्ट करना। तो बहुत बड़ा काम, ये जो सिख राइट्स में 1984 में जो हुआ था उसको वापस उनको बुक करना और जेल में डालना, ये कोई नहीं कर सका, मोदी जी के द्वारा हुआ है। और पंजाब में इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है, ये हमको देखने को मिला है। जब से कैंपेन शुरू हुआ तब से प्रधानमंत्री जी की
सभी राज्यों में बड़ी संख्या में रैली होना, माननीय रक्षा मंत्री जी की रैली होना, माननीय गृह मंत्री जी की रैली होना, माननीय नितिन गडकरी जी की रैली होना, और पहले क्लोज डोर हुई, बाद में ओपन जनसभाएं हुई, और मैं आपको उसके आंकड़े आपको मिल जाएंगे कि किस किस ने कितनी रैलीज की हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या में रैलीज हुई। मैंने खुद काफ़ी रैलीज को एड्रेस किया, और इसके साथ साथ सभी चारों स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स और अन्य स्टेट के भी चीफ मिनिस्टर्स ने रैली की, तो स्टेट लेवल पर भी उसको काफ़ी अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया, और हमारे स्टेट लीडर्स ने भी प्रैक्टिकली सभी विधानसभाओं को टच किया है। और एक कैंपेन जो था हमारा, वो बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन था, ताकि कोई भी विधानसभा छूट ना जाए, और जो मुद्दे थे उस मुद्दे से जुड़ते हुए लोग वहाँ पर अपना कैंपेन को चलाएं, इस बात को देखा गया। तो बहुत ही, जिसको कहते हैं कि स्मूथ कैंपेनिंग और एग्जॉस्टिव कैंपेनिंग, और जिसको कहते हैं कि हर विषय को टच करता हुआ कैंपेन को कैसे रिस्पॉन्सिव कैंपेन बनाया जा सकता है, तो इस तरीके का एक कैंपेन चला है। मैं जहां सारे पांचों राज्यों के वोटर्स को धन्यवाद देता हूं, और 4 राज्यों में जो हम सरकार में आ रहे हैं उसके लिए हम वोटर्स को धन्यवाद देते हैं, और अपने पार्टी के लाखों कार्यकर्ता जो दिन रात एक करके लगे रहे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। सब ने बहुत ही कर्मठता के साथ अपना काम किया है, और इस तरीके का कैंपेन रहा है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप विशेष रूप से कैंपेन और कैंपेन के साथ साथ मुद्दों के बारे में और गहराई से प्रकाश डालें, ताकि फिर उसके बाद पत्रकार बंधु प्रश्न पूछ सकते हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी। धन्यवाद नड्डा जी। मित्रों, आज 5 राज्यों का कैंपेन, उत्तर प्रदेश में कैंपेन समाप्त होने के साथ समाप्त हो रहा है। ये 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक वैज्ञानिक तरीके से वेल ऑर्गेनाइज कैंपेन कर जनसंपर्क का ये लोकतंत्र के महोत्सव में बहुत अच्छा और सफल प्रयास किया है। जैसे कि हमारी परंपरा है भारतीय जनता पार्टी की, जनसंघ के समय में चुनाव हमारे लिए सिर्फ सरकार बनाने का मौका नहीं होता है। हमारी आइडियोलॉजी, हमारे विचारधारा के प्रमुख मुद्दे, हमारी चुनी हुई सरकारों की कामगिरी, ये जनता तक पहुंचाना और जनता की समस्याओं को सुनकर जब नई सरकारें बनती हैं तब इसके आधार पर नीति निर्धारण कर ये समस्याओं के समाधान की दिशा में जाना। तो एक प्रकार से बूथ स्तर से लेकर प्रधानमंत्री जी, हमारे सर्वोच्च नेता तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक, सभी कार्यकर्ता एक ही लय के साथ, एक ही स्पीड के साथ, एक ही दिशा में अलग अलग माध्यम से जनसंपर्क करते हैं। एक प्रकार से आजाद भारत के इतिहास में ये चुनाव अपने आप में एक थोड़ा नया प्रकार का, थोड़ा विचित्र प्रकार का भी प्रचार अभियान रहा, क्योंकि चुनाव प्रचार के एक हिस्से पर कोरोना की तीसरी लहर की परछाई रही। सौभाग्य से देश उसमें से बहुत जल्द उभर कर बाहर आया, और जैसे जैसे कोरोना की तीसरी लहर का असर कम होता गया, चुनाव आयोग ने भी रिलैक्सेशन देकर चुनाव प्रचार को पूर्ववत स्थिति में लाया। और लगभग मैं कह सकता हूं कि 5 राज्यों में बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और हमारे सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी तक सभी लोगों ने एक वाक्यता के साथ प्रचार कर भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के चुनावी मुद्दों को और हमारे उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया है। और मैं 5 राज्यों में मैं भी प्रचार अभियान में नड्डा जी के नेतृत्व में जुड़ा रहा, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान को 5 राज्यों में जनता ने
एक बहुत अनुकूल प्रतिसाद दिया है। लगभग 7.5 साल से ज्यादा समय से देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है और नरेंद्र मोदी जी वो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आजादी के बाद पहली बार देश के 80 करोड़ लोगों को इस बात का एहसास दिलाया है कि कोई चुनी हुई सरकार उनके जीवन स्तर को उठाना चाहती है। गरीब कल्याण की कई सारी योजनाएं जो 75 साल में सरकारें गरीबों तक नहीं पहुंचा सकी, छोटी छोटी परंतु जीवन में महत्वपूर्ण बातें जैसे गैस का सिलेंडर, शौचालय, बिजली की उपलब्धता, शुद्ध पीने का पानी, उनको 5 लाख तक का सभी खर्च माफ करने वाला प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का गोल्डन कार्ड, कोरोना के समय में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलना, करोड़ों लोगों को घर उपलब्ध कराना, सिर्फ 22 रुपया में बीमा का कवरेज देना, ऐसी कई योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। और मोदी जी ने जिस संवेदना के साथ इन योजनाओं का ताना बाना बुना, इतनी ही तीव्रता के साथ और बारीक आयोजन करते हुए योजनाओं को नीचे तक पहुंचे, इसके लिए खुद व्यक्तिगत स्तर पर प्रधानमंत्री जी के स्तर पर इसकी चिंता करी है, इसका फॉलोअप करा है। इसके साथ साथ हम 4 राज्यों में सरकार में थे। चारों राज्यों के हमारे मुख्यमंत्रियों ने इस योजनाओं को गरीब तक पहुंचे, इसके लिए राज्य की मशीनरी को नीचे पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया है और ये योजनाएं नीचे तक पहुंची है, स्पष्ट रूप से चुनाव अभियान में देखा जा सकता था। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी जहां वो योजनाएं बहुत पुराने ऐसे अनुभव है कि योजनाएं कागजों पर रह जाती थी, वो योजनाएं नीचे इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई पड़ती है। किसी के घर में चले जाइए तो उनके कहिए, पूछिए कि माई क्या मिला, तो उसने कहा मुझे तो सब कुछ मिला है, घर भी दे दिया, गैस भी दे दिया, टॉयलेट भी दे दिया, शुद्ध पीने का पानी भी आता है, मेरे पास गाड़ी भी है और चूल्हा चलाने के लिए मोदी ने अनाज भी भेजा है। जब ये सुनते थे तो सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता के नाते खूब संतोष और आनंद का अनुभव होता था। इसके कारण स्वाभाविक रूप से ये 5 राज्यों में नरेंद्र मोदी जी का लोकप्रियता आजाद भारत के बाद किसी भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से ऊपर चरम सीमा पर दिखाई पड़ी और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ इस चुनाव में दिखाई पड़ा है। और मैं इसलिए विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हम चारों राज्यों में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं और पंजाब में हम हमारी स्थिति को बहुत बेहतर करेंगे। पंजाब में पहली बार हम गठबंधन के नेता के रूप में, गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव लड़े हैं। मित्रों, मैं थोड़ी डिटेल में बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आया है। सभी हेड, चाहे खून का हो, बलात्कार का हो, अपहरण का हो, धाड़ का हो, लूट का हो, सभी हेड में 30% से लेकर 70% की कटौती दिखाई पड़ी है। 700 दंगे जिस प्रदेश में होते हैं वहां एक भी दंगा करे बगैर 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में पूरा किया है। सारे माफिया कानून के तहत आज जेल में बंद दिखाई पड़ते हैं और महिलाएं, विशेषकर बच्चियां, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। कि इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव असर उत्तर प्रदेश की चुनाव में हमने देखा है। गरीब कल्याण की सभी योजनाओं को जो मोदी जी ने यहां से भेजी, योगी जी ने उसको नीचे तक पहुंचाने के लिए बहुत सफल प्रयास कर सफलता अर्ज की है। उत्तर प्रदेश में पहली बार डेमोक्रेसी नीचे तक परकोलेट होती हुई दिखाई पड़ती है। जातिवाद
परिवारवाद और तुष्टीकरण तीनों नासूरों को मुक्त कर आज लोकतंत्र को उत्तर प्रदेश में आजादी के 75 साल के बाद पहली बार पनपते हुए हम देखते हैं। मित्रों, योगी जी के नेतृत्व में ढेर सारे संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी ने लिए थे, मैं कह सकता हूं 92.6% संकल्पों की सिद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र उपलब्ध है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की साइट पर, आप उठाकर दे सकते हैं। उसमें से इतनी बड़ी उपलब्धि शायद ही किसी चुनी हुई सरकार ने देखी होगी। मोदी जी स्वयं उत्तर प्रदेश से सांसद है, काशी के सांसद है। जब मोदी जी ने काशी में रोड शो देखा, तब जनता अपने लिए काम करने वाले अपने प्रिय नेता को किस प्रकार से स्वागत कर सकती है, इसका लोकतंत्र के अंदर एक ऐतिहासिक उदाहरण हमने उत्तर प्रदेश के कैंपेन के अंदर देखा है। मोदी जी की रैलियों के अंदर जिस प्रकार का जन सैलाब उमड़ा, जन सैलाब ने जिस प्रकार से मोदी जी का स्वागत किया, उनकी बातों का जिस प्रकार से रिस्पांस दिया है, इसी से मालूम पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत स्थिति के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने जा रही है। उत्तराखंड के अंदर एक भी बड़े कौभांड के बगैर, एक भी करप्शन के आरोप के बगैर 5 साल तक सरकार चली है। 1 रैंक 1 पेंशन की उपलब्धि उत्तराखंड के घर घर तक आज उनको लगता है कि 40 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी ने हमारी मांग को पूरा किया है। 1 रैंक 1 पेंशन से रिटायर्ड सैनिकों के सम्मान को उन्होंने सुरक्षित करने का काम किया है। कांग्रेस के तुष्टीकरण के खिलाफ भी वहां पर एक प्रकार से बहुत बड़ा गुस्से का माहौल दिखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट उत्तराखंड में लिए गए, वहां एक भरोसा बना है कि दुनिया भर के रिलीजियस टूरिस्टों को उत्तराखंड बहुत अच्छे तरीके से आकर्षित करेगा। चाहे केदारधाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे बद्रीधाम के विकास की बात हो, चाहे और ऑल वेदर रोड 4 धाम तक पहुंचाने की बात हो, इस सभी कामों को वहां की जनता ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। मणिपुर एक ऐसा दूसरा राज्य बनेगा जहां पर मुझे पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर आसाम के बाद फिर से मणिपुर में सरकार बनाएगी। और तो यूपी में आखिरी चरण का प्रचार का शोर जो है वो खत्म हो गया। ऐसे में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जेपी नड्डा अमित शाह को आप सुन रहे थे, सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे थे, तमाम बड़ी बातें बताई और एक बड़ा दावा किया कि 4 राज्यों में सरकार बनेगी और पंजाब में पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हम करेंगे। अब वापस रुख करते हैं हमारे मुद्दे की तरफ, शुरुआत करते हैं। यूक्रेन युद्ध का 10वां दिन। रूसी हमले में जख्मी हो रहा है यूक्रेन। यूक्रेन का रूस पर पलटवार का दावा। रूसी फाइटर प्लेन को मार गिराया। रूसी हेलीकॉप्टर को ध्वस्त किया। युद्ध विराम का दावा कितना सच? कीव टिकेगा या हारेगा? तो ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश पूरी दुनिया इस वक्त कर रही है, क्योंकि इस जंग का आज 10वां दिन है और 10 दिन काफी कुछ ऐसा होता है जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। हल्ला बोल में आप सभी के साथ मैं हूं शुभांकर और उसकी शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ हम करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर से की। आपको बता दें कि यूक्रेन से जंग के बीच में रूस ने एक बड़ा कदम उठाया है और खबर यह है कि यूएसए से रूसी दूतावास के अधिकारी जो हैं वो वापस आ जाएंगे। तो ये बड़ी खबर, आज युद्ध के 10वें दिन ये बड़ी जानकारी आई है। सेंट पीटर्सबर्ग से वॉशिंगटन के लिए प्लेन रवाना हुआ है। रूस ने वॉशिंगटन के लिए एक स्पेशल एयरक्राफ्ट भेजा है और ये इस जंग को क्या दिशा देगा इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन अमेरिका से रूसी दूतावास के जो अधिकारी हैं वापस आएंगे।
तो तमाम दर्शकों को हम बता दें कि यूक्रेन युद्ध का आज जो 10वां दिन है, लेकिन इस जंग का कोई और छोर जो है वो अब तक नजर नहीं आ रहा। आप सभी के साथ मैं शुभांकर। लेकिन सवाल कई महत्वपूर्ण है। सवाल यह है कि यह युद्ध कितना आगे तक जारी रहेगा। सवाल यह भी कि आखिर कब तक यूक्रेन को रूस जख्मी करता रहेगा। हालांकि इन दोनों के दरमियान सीज फायर आज हुआ, लेकिन अब रूस और यूक्रेन दोनों ही से तोड़ने का आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। ये फिलहाल 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो 10वें दिन की कहानी को आपको समझा सकती है, क्योंकि आज यहां पर युद्ध 10वें दिन भी जारी रहा। हालांकि ये युद्ध किस तरह का है इसको समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये 5 तस्वीरें आप देखिए। मेलिटोपोल में गोलीबारी हुई है, वहां पर बड़ी संख्या में यूक्रेनी आवाम है, वो खुलकर सामने आई है और सीधे रशियन फौज के सामने खड़े होकर उन्हें ललकारा है। दूसरी बड़ी कहानी यह रही कि चेर्निहाइव में आज एक बड़ा धमाका होता है। एक तरफ 2 शहरों में सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन यहां पर एक बड़ा धमाका देखने को मिलता है। यूक्रेन ने तमाम बड़े दावे किए, जिसमें एक बड़ा दावा ये तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, जहां पर रूसी विमान को मार गिराने का है। चौथा जो बड़ा दावा है वो है कि रूसी हेलीकॉप्टर भी आज हमने गिरा दिया है। और आखिर में अगर आप 5वीं तस्वीर देखेंगे तो खिरसन में रूसी फौज का विरोध की तस्वीरें जो है वो भी सामने यहां पर आई हैं। तो कुल मिलाकर कई सारी अपडेट्स जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त लगातार बने हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ हैं, रिटायर्ड हैं, आपका स्वागत है। मेजर जनरल ए.के. शिवाच सर हैं, आपका स्वागत है। मेजर जनरल के सिन्हा सर हैं, मेजर जनरल विशंबर दयाल सर हैं और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन चौहान सर हैं। लेकिन संजय कुलकर्णी सर, शुरुआत में आपसे करूंगा और समझना हम आपसे यह चाहेंगे कि जब हम युद्ध के 10वें दिन हैं, तो इस 10वें दिन में आपको युद्ध कैसा नजर आ रहा है? इसके बड़े एनालिसिस किए जा रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मानो बहुत लंबा खींचने वाला है। तो ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है या जो डेवलपमेंट्स होते गए हैं उसके आधार पर ये तारीख और दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से सबने सोचा था कि शायद एक केक वॉक होगा और रूस एक महाशक्ति है और यूक्रेन के ऊपर वैसे ही कोई दिक्कत नहीं आएगी और यूक्रेन के पास ऐसे कुछ है नहीं जो कि रूस को टक्कर दे सके और ये लड़ाई 5-7 दिन में शायद खत्म हो जाएगी। लेकिन आज का 10वां दिन है और कीव कहीं नजदीक नजर नहीं आ रहा है। कीव की घेराबंदी में लगे हुए हैं और कीव को गिरने में भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि कीव गिरने में भी वक्त लगेगा। रूस को भी लग रहा होगा कि शायद कहीं अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने यूक्रेनियन रिजॉल्व को, यूक्रेनियन रिसिलियंस को, और यूक्रेनियन ने जिस तरीके से दिखाया है, चाहे वहां के बाशिंदे हैं चाहे सिविल रेजिस्टेंस है, लेकिन जरूर इसके बावजूद मैं कहूंगा वेस्टर्न प्रोपेगेंडा भी है काफी कुछ दिखाने के लिए कि रूस की जो प्रगति है वो ढीली है, तो रूस जो है उस प्रकार से नहीं कर पाया है जो करना चाहता है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि रूस जो है अपने जो उसका प्लानिंग हो रहा होगा वो अपने प्लानिंग से जा रहा हो। जरूर जिस प्रकार से मारियोपोल में लड़ाई जबरदस्त चल रही है, अब आप देखिएगा डोनबास का रीजन उन्होंने लिया है, मारियोपोल लिया है, पूरा क्रीमिया उनके पास है, पहले से ही है। अब ओडेसा में है लड़ाई, मतलब ये जितने टाउन है, चाहे ओडेसा है, मारियोपोल है, सीज है पर पूरे कैप्चर्ड नहीं है। सीज फायर का इनिशिएटिव दिया है पर सीज फायर अब यूक्रेन कह रहे हैं कि शायद वो इट इज नॉट होल्डिंग, तो उसमें दिक्कत जरूर आ रही है। पर मैं सीज फायर का जो कहना है एक चीज साबित करता है कि रूस कहीं ना कहीं एक छोटा सा ओपनिंग दे रहा है कि अगर आज भी अगर ज़ेलेंस्की मान जाते हैं और सरेंडर करने की कोशिश करते हैं या कीव को बर्बादी से बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खार्किव के बर्बाद होने के बाद साफ साबित हो गया है कि रूस जो है अपने लक्ष्य लेने में कतराएगा नहीं। रूस यकीन करेगा कि नाटो का सदस्य यूक्रेन बनेगा नहीं। रूस यकीन करेगा कि अमेरिका सिर्फ आश्वासन देगा यूक्रेन को, सहानुभूति देगा यूक्रेन। हालांकि सर आज ज़ेलेंस्की का एक बयान भी सामने आया जिसमें वो कह रहे थे कि देखिए ये जो हमने आज सीजफायर किया इसके निर्णय तय करेंगे आगे बातचीत कैसी होती है। लेकिन शिवाज सर एक सवाल यहां पर और भी आता है और ये तमाम लोगों के मन में है और ये एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि देखिए हमने जो लड़ाइयां देखी हैं, भारतीय फौज के जो एक्सपर्ट्स ने लड़ाई देखी है वो छोटी छोटी लड़ाइयां देखी है। क्या ये हमारा एनालिसिस था क्योंकि हमने बॉर्डर पे लड़ाइयां देखी, लेकिन वहां की लड़ाइयां अलग हैं, वो शहरों पर लड़ाइयां होती हैं। ऐसे में शहरों पर लड़ाइयां, ये रूस की स्ट्रेटजी, क्या ये प्री प्लानिंग का हिस्सा थी? वो लंबी प्लानिंग करके आए थे या जो बात यहां पर कही जा रही कि नहीं परिस्थितियां बदल गई और उन परिस्थितियों का नतीजा हम देख रहे हैं? देखो शुभांकर, मैं तो ऐसा सोचता हूं कि शायद रूस ने ऐसा नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा टाइम लगेगा यूक्रेन में, क्योंकि देखो अगर यूक्रेन की और रूस की मिलिट्री पावर का
कंपैरिजन करो तो यूक्रेन कहीं नहीं ठहरता। यूक्रेन $62 बिलियन खर्च करता है, 22वां नंबर है 140 देशों में, और जबकि रूस नंबर 2 है, $600 बिलियन खर्च करता है, और बहुत ज्यादा बड़ी पावरफुल उसकी एयरफोर्स है, उसकी आर्मी में टैंक्स हैं, उसके आर्टी गन्स हैं, डिफेंस सिस्टम। तो सबने ये सोचा था हो सकता है अगले कुछ एक दिनों में, और रूस ने भी कहीं ना कहीं ये सोचा था, अंडर एस्टिमेट किया उसने यूक्रेन को, और उसने सोचा जल्दी ही वो कीव और खार्किव जैसे शहरों को कब्जा कर लेगा, मगर ग्राउंड पे नहीं हुआ। इसके 3-4 रीजन हो सकते हैं। एक तो रीजन ये है, सच्चाई ये है कि ये लंबा रास्ता था, इतना आसान नहीं था। करीब 500 से 600 किलोमीटर, चाहे बेलारूस के नॉर्थ से या ईस्ट से जो आपका डोनाबास एरिया या साउथ से क्रीमिया। दूसरा, मुझे लगता है एक जेलेंस्की की जो इंस्पिरेशनल लीडरशिप है उसने भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट किया है। और थर्ड जो वो बयान आप कह रहे हैं जिसमें कहा गया था कि हथियार दीजिए हमें, हथियार जो मिले हैं इनको, जेवलिन एंटी टैंक और आपके स्टिंगर जो की शोल्डर फायर, और उनको जो कामिको ड्रोन मिले हैं उसने भी इंपैक्ट किया। तो ओवरऑल ऐसा लगता है, मुझे लग रहा है कि रूस ने जो सोचा था वो साइड ग्राउंड पे नहीं हुआ। अब वो स्ट्रेटेजी बदलने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं मैं कह रहा कि अभी तक क्यों कीव को बर्बाद नहीं कर रहे, वो नहीं चाहता। मुझे लगता पुतिन भी नहीं चाहता कि डिस्ट्रक्शन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर टूटे और फिर कहीं ना कहीं वो बॉक डाउन हो जाए। मुझे अभी भी लगता है कहीं दलदल में तो नहीं फंसा, ये अफगानिस्तान 2.0 तो नहीं है, क्योंकि इसमें फायदा 2 देशों का है। एक तो अमेरिका है जो कि चाहता है कि अगर लड़ाई ज्यादा खिंचती है तो उसका गैस और ऑयल यूरोप में बिकेगा, और कहीं ना कहीं उसकी जो मिलिट्री इंडस्ट्री वो चलेगी, और कहीं ना कहीं चीन को फायदा है। मुझे नहीं लगता यूक्रेन को फायदा है, यूक्रेन बर्बाद हो जाएगा और रूस जो है एक प्रकार दलदल में फंस जाएगा यूक्रेन के। ये मैं आप ही की बात उठाकर मैं के सिन्हा सर के पास आता हूं। सर, ये दलदल में फंसने वाली बात है या लक्ष्य ज्यादा बड़ा हो गया है? यूक्रेन लक्ष्य नहीं है और लक्ष्य शायद नाटो या अमेरिका है जिसको साधने की कोशिश यहां पर रशिया कर रहा है। आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? देखिए शुभांकर, 12 दिनों से मैं आपके चैनल के साथ लगा हूं, और 12 दिनों में मेरे से पूछा गया था तो मेरी आकलन मेरी थोड़े हटकर है जी। और मैं उस दिन भी कहा था, और सारे शायद मेरे को कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं सही चल रहा था, मैंने कहा था कि 15 से 20 दिन, और मेरा आकलन क्यों था वो मैं बताना चाहता हूं। देखिए, जो रूस ने लेकर आया उनकी 3 एक्सरसाइजेस को मैंने बारीकी से देखा है और उसको जानने की चेष्टा की जो उसने किया है जी। वो उसके 9 लाख फोर्स हैं, 1.5 लाख लेकर आया। कोई भी देश जब आता है आक्रमण के लिए और उसको पता है कि 2.5 लाख की फौज है जी, तो ये जब हम कहते हैं ना ट्रुप को बांटना, उसको लगाना, तो ये, और उसको 5 जगह से आना है, बाल्टिक सी के इलाके से आना है, ईस्टर्न से, जो कह रहे हैं वो फिर मैं दोहराऊंगा नहीं। तो ये कोई भी छोटे जो भी, और ऐसे रशियंस तो बहुत माहिर हैं। तो मैं ये बात उस समय भी कहा था, और ऐसा लगता है मुझे कि शायद जो मेरी आकलन थी, हम उसको नहीं कह रहे कि सच थी, मगर मेरे अनुसार जो कैलकुलेशन था सही था। मेरा दूसरा कैलकुलेशन था कि सभी लोग कहते हैं कि वो कीव को पकड़ने आया, कैप्चर करने आया। मेरा कहना है कि कहीं वो कैप्चर उचर करने आया नहीं, जैसा दिखता है, जो बार बार दिखता है, और उसको टाइम एंड स्पेस चाहिए। उसकी निगाहें भले यहीं हैं, निशाना कहीं है, वो जियो पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटजी गेम से आया। तो क्या निशाना है सर, आप थोड़ा अगर उसको एक्सप्लेन करें, फिर ये सवाल मैं टॉस करूंगा आगे। हाँ, देखिए, उसके निशाने जो मेन है, जो एक्चुअल है, उसकी रेड लाइन है। वो कहता है इस रेड लाइन को आपने क्रॉस किया जी। नाटो को 99 से ये लड़ाई चल रही है, आज की नहीं है जी। 99 से लेकर के अभी तक 2020 तक 15 देशों को नाटो में, उसके कहने के बाद जब उस पहली बार हुआ था 99 में, 3 आए थे, पोलैंड आया था, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी। तो वो गए कि क्या कर रहे हैं आप, आपने तो कहा था 1 इंच नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि गलती हो गई, हम नहीं करेंगे। और 2 तो सोवियत संघ के भी इसमें शामिल हैं। मेरी सोच चली जाएगी। उसके बाद वो बराबर करते रहे, 2004 में किया, 7 ले आए, 2007 में किए, फिर 2017, 17, 20, 21। उसके बाद उसने कहा रेड लाइन है। अभी वो क्या कहता है, 21 में कहता है कि 3, उसमें कहता है सेम, जहां यूक्रेन में वो आया है, जो कहता है जॉर्जिया और हर्सोगोविना, ये कहता है ये तो ज्वाइन करेंगे ही। उसके बाद उसने कहा कि इसको रोक दो। फिर ये लड़ाई के 4 दिन पहले ये कहते हैं कि नहीं, इसके अलावा स्वीडन भी आएगा, इंग्लैंड भी आएगा। माफ कीजिए सर, आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि सायरन बजा है। सायरन का मतलब बड़ी खबर, और खबर इस वक्त दर्शकों को हम बता दें। खबर यह आई है कि रूस से युद्ध में यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन के फाइटर पायलट कैप्टन
चिबिनीव की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। कीव शहर के बाहर यूक्रेनी कैप्टन चिबिनीव की मौत हुई है, ये नई जानकारी सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर रूस से युद्ध में यूक्रेन को यह बड़ा झटका लगा है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि सुबह से लगातार खबरें आ रही हैं कि आज रशिया और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा सकता है, लेकिन अच्छी बात यह कि कीव से जो रिपोर्ट आई है उसमें ऐसा आज कुछ नहीं हुआ। तो कई सारी खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। हमारे साथ विशंबर दयाल सर भी लगातार मौजूद हैं। विशंबर सर, आप भी लगातार उन लोगों में से हैं जो कि कह रहे थे कि युद्ध आगे खिंचेगा। अब एक सवाल दर्शक के मन में भी है, दुनिया भर के लोगों के मन में भी है कि इस युद्ध से आखिर यूक्रेन को हासिल क्या हो रहा है, क्योंकि नेटो में वो शामिल हुआ नहीं, उसकी सरजमी का नुकसान हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है, और ऐसा प्रतीत भी नहीं हो रहा कि अमेरिका या नेटो उसकी जमीन पर आकर उसका सहयोग देने वाले हैं। तो फिर फायदा उन्हें क्या हुआ? देखिए, युद्ध में किसी को फायदा नहीं होता और इसमें यूक्रेन को बिल्कुल फायदा होने की ना कोई उम्मीद थी। मैं एक थोड़ा सा युद्ध का बार बार कहा जा रहा है कि रशिया अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा है, रशिया की टाइमलाइंस डिले हो रखी है। देखिए, मुझे नहीं लगता रशियन फोर्सेस अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगी इतनी जल्दी। जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल क्लियर है, जो एम्स है बिल्कुल क्लियर है, जो ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल क्लियर है। कुछ टाइमलाइन ऊपर नीचे हो सकती है, उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन दो तीन चीजें मैं बताना चाहूंगा। देखिए, रशिया ने अब तक सिर्फ मिसाइल स्ट्राइक्स दिखाई है। रशिया ने जो उसकी सुपर एयर पावर है अभी तक नहीं दिखाई। हमने कहीं पे भी नहीं देखा कि रशिया ने कारपेट बॉम्बिंग, जब उसके पास एयर सुपीरियरिटी है तो अगर उसको डिस्ट्रॉय करना हो, कैप्चर करना हो तो धराशायी करेगा ना एयर से। अभी तक सिर्फ मिसाइल स्ट्राइक्स है और कुछ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स की स्ट्राइक है और कई कई आर्टिलरी स्ट्राइक है जहां वो रेंज में है जी। तो रशिया अपनी पूरी पावर नहीं लगा रहा, एयर पावर भी नहीं लगा रहा, ग्राउंड फोर्सेस छोड़ो, और ग्राउंड फोर्सेस में भी वो सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव पे जा रहा है। पहली बात तो ये है। इसका मतलब क्या, इससे क्या मतलब निकाले? देखिए, एक तरफ जो रूसी प्रेसिडेंट है उनकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उनकी महत्वाकांक्षा भी कह सकते हो, बहुत दिन से आधारित है, जिसपे रशिया का जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है जी। एक तरफ रशिया, जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है, उनकी महत्वाकांक्षा है। लेकिन रशिया और अमेरिका में एक बहुत बड़ा धड़ा है जो मिलता जुलता रहता है। उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं विनाश ना हो, कीव डिस्ट्रॉय ना हो, किसी तरह से जेलेंस्की मान जाए और एक पीसफुल रास्ता निकाला जाए। इसमें बहुत से लोग दोनों साइड होंगे। नहीं सर, अगर दोनों की महत्वाकांक्षाएं यही थी तो सर ये स्थिति क्यों आई? फिर ये भी सवाल पूछा जाएगा सर। ये स्थिति इसलिए आई ना, देखिए, वो लोग, उन लोगों की, वही लोग जो वो लोग कब जेलेंस्की पर ओवर पावर होंगी उनकी ओपिनियन, तभी ये बार बार वार्ता हो रही है, तभी रशिया रोक देता है, डिस्ट्रॉय नहीं करता बहुत सी चीजें। देखिए, हम लोग कह रहे हैं वो खार्किव डिस्ट्रॉय होगा, ये डिस्ट्रॉय। अगर आप जपराजिया भी देखें तो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को पकड़ा है और जहां पे उनके हार्डलाइनर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया है। ठीक है सर। आम जनता को नहीं, कहीं पानी काटा नहीं, बिजली काटी नहीं, कहीं डिस्ट्रॉय किया नहीं, पावर हाउसेस को धराशायी नहीं कर दिया। एक बहुत सोची समझी चाल है, सोची समझी स्ट्रैटेजी। ठीक है सर, आप जो बातें कह रहे हैं सर, हमने आपकी बात सुनी सर। हमारे साथ ग्राउंड से जी सर, बिल्कुल सर, राजेश पवार भी जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से, और मैं उनके पास भी रुक करता हूं। राजेश, एक सवाल जो सभी के मन में बार बार आ रहा है कि देखिए, रशिया यहां पर आया, वो इन्वेडर है। 10 दिन के युद्ध के बाद जब आप इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको क्या समझ में आता है? आपका आकलन क्या है? रशिया ने अब तक क्या हासिल किया? देखिए, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं भी टैक्सी के अंदर हूं जी। रशिया ने इसमें बहुत कुछ अब हासिल किया है। आप देखें, जैसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट मैक्रो के हों, चाहे प्रेसिडेंट बाइडेन के हों, चाहे जेलेंस्की के हों, वो किसी ना किसी तरह भी रिकॉन्सिलिएशन की तरफ जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। Give me a minute, please. I'll come back in a minute, okay? I'll stay online 1 minute. Kolka. ठीक है, मैं आपकी बात को रखूंगा। संजय कुलकर्णी सर, यही सवाल जी। राजेश जी, 1 मिनट दे दीजिए प्लीज, मैं टैक्सी में पैसे पे कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपना वक्त लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। संजय कुलकर्णी सर, यही सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, ये हासिल क्या हुआ इसमें रशिया को? क्योंकि रशिया यहां पर आया था, वो लगातार आगे बढ़ रहा है, कई तरह के एनालिसिस हो रहे हैं। रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस 10 दिन के युद्ध में उसने अब तक क्या अचीव किया, क्या खोया? अगर हम देखें शुभांकर, जिस प्रकार से एक तो मैं कहूंगा कोशिश जो है एक किसी भी प्रकार से यूक्रेन को लैंडलॉक करना, उस हिसाब से मुझे लगता है सी ऑफ एज़ोव, ब्लैक सी में यूक्रेन का आना जाना तकरीबन बंद हो जाएगा। तो एक तरीके से मैं कहूंगा कि कम से कम जो सदर्न साइड जो है उसमें उसने काफी कुछ कामयाबी पाई है। डोनबास रीजन में भी उसने कामयाबी पाई है, खार्किव, सुमी में कामयाबी पाई है, कीव के नजदीक आया है,
चेरनोबिल और चेरनिकेव दोनों में उसने कामयाबी पाई है। तो इस तरीके से अगर देखें तो तकरीबन मैं कहूंगा कि 20 से 25% यूक्रेन का आज की तारीख में, क्रीमिया पहले से ही था, तो 20 से 25% यूक्रेन का जो ये टेरिटरी है वो आज की तारीख में रूस के कब्जे में है या रूस के कब्जे में आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि रूस जो चाहता था कि किसी प्रकार से ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो है वो की जो डिनाइपर नदी है उसके साथ साथ पहुंच करके वो किसी प्रकार से सीज फायर हो जाएगा या वर्ल्ड प्रेशर पड़ेगा, लड़ाई बंद हो जाएगी, कम से कम जो है रूस डिनाइपर नदी तक पहुंच जाएगा और उसकी वो कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन ये रूस को लगता होगा कि वो 5-6 दिन में कर लेता, पर जिस प्रकार से यूक्रेनियंस ने अपना हौसला अफजाई के साथ लीडरशिप के नीचे और जिस प्रकार से लोकल रेजिस्टेंस, जिस प्रकार से उनका हौसला अफजाई में लगा हुआ है यूरोपियन यूनियन। दिलचस्प बात आपने कही है सर, क्योंकि इस बात को लेकर स्टूडियो में ही दो आवाजें आ रही है, दो अलग अलग एनालिसिस आ रही है। लेकिन शिवाज सर, क्या कीव पर कब्जा करने की ख्वाहिश नहीं, इस वजह से वो बाहर रुके हुए हैं कि वो इंतजार कर रहे हैं कि आम लोगों पर हमला नहीं करना है, जो एक पक्ष बार बार कह रहा है, या जो रिटेलिएशन की बात की जा रही है कि अंदर हथियार हैं, क्योंकि अंदर अगर लोग हथियार से हमला करेंगे तो यहां से जब काउंटर अटैक होगा तो उसमें बड़ी संख्या में आबादी जाएगी, तो रशिया हिचकिचा क्यों रहा है, यह सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण हो गया। देखो, इसमें कोई शक नहीं शिवांकर, देखो इसका जो एम तो ये तो सच्चाई है कि वो नहीं चाहता यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने, और एक क्रीमिया को रिकॉग्नाइज किया जाए रूस का हिस्सा, और तीसरा ये है कि कहीं ना कहीं वो यकीन करना चाहता है कि ये जो यूक्रेन है इसके दो हिस्से हो जाएं। एक जो यूक्रेन के नेपियर नदी है, ईस्ट यूक्रेन और वेस्ट यूक्रेन, उसने डोनबास का इलाका अभी जीत लिया है, मगर मैं ये कहता हूं कि फिर भी रूस ने बहुत कुछ खोया है, पाया कम है। जो अभी भी उसको पता है, जब तक उसके पास कीव नहीं आता, इट इज अ पावर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है कीव में, वहां पर पावर है, वहां पार्लियामेंट हाउस है, वहां प्रेसिडेंट है। जब तक वो कीव को नहीं ले पाएगा या ये सरेंडर कर जाता है जेलेंस्की, तब तो बात बदल जाती है, मगर जेलेंस्की तो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में जब तक कीव नहीं गिरेगा तब तक मुझे लगता है यूक्रेन नहीं गिरने वाला। तो और ऐसे में मैं ये कह रहा हूं शुभांकर कि जिस प्रकार से कीव की लड़ाई चलेगी, जिस प्रकार से अर्बन एरिया में बिल्टअप एरिया की लड़ाई है, इट फेवर डिफेंडर। 65 किलोमीटर का दायरा है, उसके अंदर जो टैंक्स का और बस्तरबाद गाड़ियों का घुसना बड़ा मुश्किल होगा। ऐसे में रूस तो क्या करेगा, वो मिसाइलें, रॉकेट, एयर और आरटी करेगा, वहां डिस्ट्रक्चर होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लूज होगा, उससे फिर उसकी छवि बिगड़ने का खतरा है। मुझे लगता है आज तक रूस ने कम पाया, खोया ज्यादा है। अब यूक्रेन इकट्ठा हो गया है, वहां पर लोग भी एक प्रकार जेलेंस्की के पीछे हैं। यूरोप जिसके अंदर फॉल्ट लाइन थी, फ्रांस और जर्मनी अलग भाषा बोल रहे थे, वो भी इकट्ठे हो गए हैं, वो भी हथियार देने को तैयार हैं। मैं ये कहता हूं कि आज की तारीख में रूस को ज्यादा कुछ नहीं मिला, और जो फायदा होगा वो होगा अमेरिका को और चीन को। अमेरिका आएगा इसमें, अपना ऑयल और अपनी गैस बेचेगा यूरोप में, उसका मिलिट्री हार्डवेयर बिकेगा, और चीन चुपचाप बैठा हुआ है। चीन जो है उसका फोकस है इंडो पैसिफिक, और वो कहीं ऐसा ना हो जब ये सारा काम चल रहा है वो ताइवान में कुछ ना कर दे। और भारत को भी चिंता है कि अगर रूस और चीन ज्यादा नजदीक होते हैं वो भारत के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। पर ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि अब जो लड़ाई है वो लंबी खिंचेगी, वो दलदल की लड़ाई है, और मुझे लगता है कि जो रूस ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। विशंबर दयाल सर, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि रूस जैसा चाहता है वैसा हो नहीं रहा है, या उसकी स्ट्रेटजीज का पालन नहीं हो रहा है? क्योंकि एक वर्ग ये भी कह रहा है कि देखिए अब तक हवाई हमला नहीं किया गया, उस इंटेंसिटी से हमला नहीं किया गया। अगर केवल 200-300 लोगों की मौत हुई है तो रूस नहीं चाह रहा कि वहां की आवाम को नुकसान पहुंचाया जाए, वो साथ लेकर अपना बड़ा मकसद पूरा करना चाह रहा है। आपका एनालिसिस क्या है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि रशिया ने अभी तक अपनी जो मिलिट्री पावर है उसका डबल गेम है। हम पहले दिन से राजेश और हम लोग एक बात के वो है कि ये ज्यादा इंफॉर्मेशन, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और प्रेशर बिल्डिंग है। और ईस्ट यूक्रेन की जिसकी बार बार सब बात कर रहे हैं, उसमें जो उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिससे उसका क्रीमिया से लैंड कनेक्शन, क्रीमिया से, और ये तभी वहां पे ये मारियोपोल और खेरसन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, बिकॉज वो फिर डोनेट्स से कनेक्ट हो जाता है, ऊपर से लुहांस्क में भी ऊपर से कनेक्शन डबल नॉर्थ से, इसीलिए खार्किव की इंपॉर्टेंस। और इसका प्रेशर कितना पड़ता है पॉलिटिकल लीडरशिप पर, ये कीव को रशियंस और जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं रशिया में और जो यूक्रेन में भी हैं, शायद कीव को नहीं बर्बाद करना चाहते जैसे हम लोग सोच रहे हैं।
और कुछ नहीं है। वो रशिया की जो स्ट्रैटेजी है, उनको मालूम है यूक्रेन कितना बड़ा है। हम लोग नहीं सोच सकते 250 किलोमीटर अगर हमें एक आर्मी को ले जाना हो, टैंकों के साथ ले जाना हो, कितना टाइम लगता है उसमें। हॉप्स में जाती है ना, एकदम से भाग के भी थोड़ी जा सकते हैं 250 किलोमीटर। कार थोड़ी है, पूरा का पूरा, ठीक है सर, पूरा का पूरा महकमा है वहां, फर्म बेस बनाना। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। सिन्हा सर भी मेरे साथ है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा मैं, लेकिन क्योंकि राजेश जुड़ गए हैं सर मेरे साथ, एक बार राजेश के पास रुक करते। राजेश, स्टूडियो में जो एनालिसिस आ रहा है उसमें दो बातें आ रही है। एक पक्ष ये मान रहा है कि रूस अपनी स्ट्रेटजी के साथ 10वें दिन आगे बढ़ रहा है, हम थोड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं खबरों से, और एक पक्ष ये मान रहा है कि नहीं, जेलेंस्की ने जब स्टैंड लिया तो यूक्रेन यूनाइट हुआ और आज रशिया ने खोया ज्यादा है, पाया कम है। आपका एनालिसिस इन 10 दिन की लड़ाई पर क्या है? देखिए, मुझे नहीं लगता रशिया ने कुछ ज्यादा खोया है, मुझे लगता है रशिया ने काफी कुछ पाया है। पहला, जो मिलिट्री उन्होंने एडवांस कर रही है साउथ में और ईस्ट में, मैं पहले आपको खबर दे दूं, पता नहीं आपके एनालिस्ट उसके बारे में पता है नहीं पता है, दक्षिणी यूक्रेन में इस वक्त, क्रीमिया के उत्तर में, यूक्रेन के साउथ में रूसी फौज लगातार आगे बढ़ रही है और वहां घमासान युद्ध चल रहा है और रूसी फौज जो है टेरिटोरियल गेन्स वहां कर रही है। पिछले 3 दिन में अगर आपने ईस्ट में देखा हो, पूर्वी यूक्रेन में देखा हो, शहर बड़े चाहे उन्होंने काफी कब्जे में ना लिए हों, लेकिन जो टेरिटोरियल गेन किया है, जो जमीन पे वो आगे बढ़े हैं, वो काफी अंदर तक आगे आ चुके हैं अंदर। तो ये मिलिट्री गेन रहा है उनका, टेरिटोरियल गेन रहा है। जहां तक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल फ्रंट है, मैं आपको बता दूं, रशिया ने एक बहुत बड़ी विक्ट्री अचीव कर ली है, क्योंकि अगर आप, चाहे वो प्रेसिडेंट मैक्रो हो फ्रांस के, चाहे प्रेसिडेंट बाइडेन हो यूएस के, चाहे जो जर्मन चांसलर ने कल पुतिन से बात की है, हर जगह एक अभी डर का माहौल है यूरोप में। जो अटैक हुआ है न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर जापोरिजिया में, उसके बाद, और अगर उनके आप स्टेटमेंट सुने, चाहे मैक्रो ने बोला है कि रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाना हमारी इकोनॉमी को बहुत बुरी से प्रभावित कर रहा है। जर्मनी और बाकी वेस्टर्न यूरोप में एक सेंस है, वहां जो प्राइसेस हैं फ्यूल के और गैस के 2.5 गुना से ज्यादा हो चुके हैं, और इन सब का प्रेशर अभी प्रेसिडेंट बाइडेन के ऊपर पड़ रहा है। इसीलिए उन्होंने कल जो है एक बातचीत की पेशकश रखी थी कि अगर रूस अपनी सेना हटाता है यूक्रेन से, तो हम सारे सैंक्शन हटाने के तैयार हैं और बातचीत के तैयार हैं। नहीं तो क्या ये बात, जेलेंस्की ने भी, राजेश, क्या ये बात रशिया समझ रहा था? Let me finish, please. जी जी। Even Zelensky has said the same thing. जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की है, उन्होंने भी बोला है, अगर ये रूस चाहे तो मैं हर उस पर बात करने को तैयार हूं। कल का स्टेटमेंट आया है, क्योंकि उसे लग रहा है, कल ब्रुसेल्स में नाटो देशों की मुलाकात हुई थी, मीटिंग हुई थी, जिसमें यूक्रेन की ये मांग कि नाटो देश यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन एनफोर्स करें, उसको उन्होंने सिरे तौर से खारिज कर दिया है, क्योंकि उसका अर्थ होगा इस वॉर में, इस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट इन्वॉल्व होना, और नाटो किसी भी हालत में ये करने के लिए राजी नहीं है। और उन्होंने जेलेंस्की की इस मांग को सरे से खारिज कर दिया है, जिससे जेलेंस्की का मनोबल और पूरी यूक्रेनियन फौज का मनोबल इस वक्त काफी लो है, इस एक चीज के कारण। सो मैं मानता हूं कि रूस ने इस वॉर में, चाहे वो टेरिटोरियल गेन हो, जमीन के ऊपर उन्होंने जो प्रोग्रेस की, चाहे वो हो, चाहे डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल विक्ट्री हो, दोनों में इस वक्त रूस का पलड़ा भारी है। ठीक है, और ये दिलचस्प भी, इसको लेकर सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उसका जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि खबर अहम है, और ये खबर भारत के लिहाज से अहम हो जाती है, क्योंकि सभी भारतीय खार्किव को छोड़ चुके हैं, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कहा गया है। तो ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि बड़ी संख्या में जो भारतीय लोग हैं उन्होंने यूक्रेन छोड़ दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये बड़ी बात कही है। सिन्हा सर, दो सवाल छोटे छोटे आपके लिए। एक तो ये खबर भारत के लिहाज से कितनी ज्यादा अहम हो जाती है, और दूसरी बात, क्या पुतिन इस बात को समझ रहे थे कि सैंक्शंस का असर उल्टा भी होगा, जो उसके दूसरा रिएक्शन होगा वो उन देशों पर होगा, जर्मनी, फ्रांस पर, और उनकी भी मजबूरियां समझकर वो अपने कदम लगातार के आगे बढ़ा रहे थे? सच्चाई तो ये है कि जो बैरल के दाम बढ़े हैं, $90 थी, आज $125 है प्रतिदिन। जो रशिया है उसके झापा $32 बिलियन का हो रहा है, और पूरे तेल जा रहे हैं, यूक्रेन के 20 से तेल जा रहे हैं यूरोप में। हाँ, हम लोग जरूर वेस्टर्न मीडिया के दबाव में ये कहेंगे कि वो उनको हानि हो रही, उनको बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। चलिए, मैं ही नहीं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं ऑफेंसिव लेता रहा हूं लोगों का, तो मैं जो चीज बताना चाहता हूं, बहुत बड़ी खबर खार्किव से जो निकली है कि भारतीय छोड़ चुके हैं। बहुत बड़ी संख्या में 2000 से भी ज्यादा लोग वहां थे हमारे, वो रशिया के मार्ग से, क्योंकि वो बेलग्राड की तरफ 170 यदि गए हैं तो वही एक तरीका था वहां।
बहुत बड़ी कामयाबी। 7 साल लोग सूमी में थे, यदि वो खबर आएगी तो एब्सोल्युटली विन ऑफ इंडिया। इट इज अ ट्रेमेंडस। जो कह रहे हैं ना कि वहां पर यहां फायरिंग नहीं रुकी थी, यहां सीज फायर नहीं हुआ था, वहां से निकल जाना, हेड्स ऑफ द पीपल जो उसको कर रहे हैं। एक बात मैं, यदि आप मुझे दें जी, और यदि मैं बोल पाऊं, ठीक है सर आपके पास आऊं कि सायरन बज रहा है और सायरन का मतलब होता है कि बड़ी खबर आई है। तो खबर इस वक्त बता दें कि यूक्रेन से जारी जंग के बीच में पुतिन की तरफ से एक बड़ा बयान भी सामने आया है। कहा विशेष सैन्य अभियान शुरू करना एक कठिन फैसला। व्लादिमीर पुतिन रशिया के राष्ट्रपति की तरफ से यह बड़ा बयान। यूक्रेन से क्योंकि जंग जारी है और 10 दिन हो गए हैं और इसके बीच में ये बड़ा बयान, इसके मायने क्या है ये भी समझेंगे हम, क्योंकि पुतिन जब ये कहते हैं कि देखिए ये एक बड़ा फैसला था, तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता दें कि विशेष सैन्य अभियान को शुरू करना एक बहुत बड़ा फैसला है।